जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का NCERT मैथ एक्सरसाइज 2.1। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। चलिए बिना देर किए हुए मैं इस टॉपिक को शुरू करता हूं। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ लगे रहिएगा। मैं गारंटी लेता हूं आपको एक भी डाउट आज के बाद बहुपद में नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक में जानेंगे कि बहुपद कहते हैं किसको। आइए थोड़ा इसका डिफिनेशन देख लीजिए। बहुपद एक ऐसे बीजीय व्यंजक को कहते हैं जिसमें चरों का घातांक बोले तो पावर हमेशा एक पूर्ण संख्या में हो। किसमें हो? पूर्ण संख्या में। चर किसको कहते हैं? चर का मतलब ध्यान दीजिएगा बाबू, ABCD का जितना अक्षर है ABCD X Y Z ये सब क्या कहलाता है? चर कहलाता है। तो इसका जो पावर होना चाहिए ना वह हमेशा पूर्ण संख्या में होना चाहिए। अगर इसका पावर पूर्ण संख्या में है तो उसको बहुपद कहेंगे। अगर पूर्ण संख्या में नहीं है तो उसको बहुपद नहीं कहेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले जान लीजिए पूर्ण संख्या कहते हैं किसको। पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से। हम लोग पढ़े इसका डिफिनीशन। अगर गिनती की संख्या में 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहां गौर से देखिए, हम लोग गिनती शुरू करते हैं 1 से। कहां से करते हैं? 1 से, और जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इस तरह से चलते बढ़ जाते हैं। इसी गिनती की संख्या में अगर हम 0 को भी शामिल कर दें तो यह कहलाता है पूर्ण संख्या। आशा करता हूं कि आप लोग पूर्ण संख्या सीख गए होंगे। चलिए आइए अब डिफिनीशन के अनुसार पहचानिए कि यह बहुपद है कि नहीं। यहां पे देखिए चर क्या है? x है। तो x का पावर क्या है? यानी घातांक यहाँ पे 2 है। क्या 2 पूर्ण संख्या है कि नहीं? हाँ है। यहां पे देखिए x का डिग्री नहीं कुछ तो 1 है कि नहीं। देखिए घातांक को हिंदी में घातांक बोलते हैं, इंग्लिश में डिग्री भी बोलते हैं और पावर भी बोलते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। घातांक बोले या डिग्री बोले या पावर बोले, सबका मतलब एक ही होता है। तो इसको चेक कीजिए। यहाँ पे x का डिग्री 2, ठीक है। यहाँ पे x का डिग्री नहीं कुछ तो 1। यहाँ पे x का डिग्री 0 है। बोलिए कैसे? आइए समझते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं x का पावर 0, इसका मान क्या होता है? 1। किसी का भी पावर 0 उसका मान 1 होता है। हम लिखते हैं y का पावर 0 इसका भी मान 1, z का पावर 0 इसका भी मान 1। लिखते हैं पटना का पावर 0 इसका भी मान 1 होगा। लिखिए दिल्ली का पावर 0, दिल्ली का पावर 0 इसका भी मान क्या होगा? 1। लंदन का पावर 0, लंदन का भी पावर 0 इसका मान क्या होगा? 1। कहने का मतलब किसी के कपार पर अगर 0 रख दीजिएगा ना तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो थोड़ा गौर कीजिएगा, इस बात को हम लोग जान गए। आइए अगर इस 5 को हम लिख दूं 5x का पावर 0, तो 5 तो 5, x का पावर 0 क्या होता है? 1। 5 1 जा 5। क्या ये बहुपद नहीं है? है। तो अगर कहीं बोल दे क्या 5 बहुपद है, तो हाँ 5 भी बहुपद है। क्योंकि 5 में अगर x टू द पावर 0 से गुणा करेंगे
तो इसका वैल्यू 5 ही आएगा। और ध्यान दीजिएगा, हम डिफिनीशन में बोल दिए हैं कि घातांक, चरों का घातांक हमेशा एक पूर्ण संख्या में हो। तो यहाँ पे x चर है, क्या इसका पावर जो है घातांक ये पूर्ण संख्या में है कि नहीं है? हाँ है, तो ये भी बहुपद है। बात समझिए, हम बोलेंगे क्या 3 बहुपद है? चेक करके बताइए। गारंटी के साथ 3 बहुपद है। कैसे? इस 3 को लिख सकते हैं 3x का पावर 0। देखिए x का डिग्री क्या है? पूर्ण संख्या है। अगर बाबू x का डिग्री पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है, क्योंकि 3 तो 3 x टू द पावर 0 इसका वैल्यू 1 होता है और 3 1 जाए 3, यानी ये भी बहुपद है। हम बोलेंगे बताओ 10 बहुपद है कि नहीं? 10 एग्जाम में खूब पूछता है, ऑप्शन में दे देगा छांटिए निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो हम लोग ऑप्शन में इस प्रकार भी रहेगा, दे देगा वो 10, पूछेगा ये बहुपद है कि नहीं है, हम बोलेंगे हाँ ये बहुपद है। कैसे है बहुपद बाबू? तो 10 को लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स टू द पावर 0। यहाँ पे x का पावर जैसे ही 0 किए, यहाँ x का घातांक आ गया पूर्ण संख्या, और x का घातांक अगर पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। कैसे? तो 10 तो 10, किसी के कपार पर 0 रहे उसका वैल्यू 1, तो 10 1 जाए 10, यानी 10 भी बहुपद है। अब समझ गए? ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए, x का डिग्री 3, कोई बात नहीं, पावर पूर्ण संख्या में है। यहाँ पे x का डिग्री 2, पावर पूर्ण संख्या में है। x का डिग्री नहीं कुछ तो 1, ये भी बहुपद है। ये 2, क्या 2 बहुपद है कि नहीं? हाँ जी, ये भी बहुपद है। कैसे? इसी प्रकार 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू द पावर 0। यहां पे x टू द पावर 0 छुपा है, क्योंकि x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, और 1 से गुना करेंगे 2 में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 ना लिख के डायरेक्ट 2 लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, 3 इंटू एक्स टू द पावर 0 ना लिख के डायरेक्ट 3 लिख देते हैं। और इस प्रकार जब स्टूडेंट से पूछा जाता है कि बताइए ये बहुपद है कि नहीं, तो वो लोग गलती से एकदम साफ कहता है नहीं ये बहुपद नहीं है, तो बहुपद है ही नहीं, क्योंकि इसमें x का टर्म है ही नहीं, और उसको पता नहीं रहता है कि इसमें x का टर्म छुपा हुआ रहता है। ध्यान दीजिए, अगर आपसे बोले क्या 20 बहुपद है, क्या 35 बहुपद है, क्या 40 बहुपद है, ये सब बहुपद है। सब में x का टर्म है, क्योंकि 20 को लिख सकते हैं 20 इंटू एक्स टू द पावर 0, 35 को 35 इंटू एक्स टू द पावर 0, और 40 को 40 इंटू एक्स टू द पावर 0। और जब x टू द पावर 0 है, मतलब x का पावर एक पूर्ण संख्या है, तो यह बहुपद है। ध्यान दीजिए, तो हम लोग इसको इस प्रकार न लिख के डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर पूछेगा आपसे क्या 100 एक बहुपद है, तो हम बोलेंगे हाँ जी 100 भी एक बहुपद है। बोलेगा क्यों? तो 100 को लिख सकते हैं 100 इंटू एक्स टू द पावर 0, और एक्स टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। जैसे ही उसमें एक्स टू द पावर 0 लगाए, तो चर का घात क्या आ गया? पूर्ण संख्या आ गया। तो पूर्ण संख्या आ गया तो वो बहुपद है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। उसी प्रकार x, इसका डिग्री नहीं कुछ तो क्या है 1 है, ये बहुपद है। +2, ये भी बहुपद है। तो क्या 4 बहुपद है? हाँ जी 4 बहुपद तो ही है। कैसे? तो 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स टू द पावर 0, क्योंकि 4 में भी x टू द पावर 0 छुपा है। तो जब x टू द पावर 0 किए,
तो यहाँ पे x का पावर एक पूर्ण संख्या है कि नहीं? हाँ है। जब x का पावर पूर्ण संख्या है तो ये भी बहुपद है, मतलब 4 भी बहुपद है। तो अभी हम लोग सीखे कि बहुपद कहते हैं किसको, है ना। एग्जाम्पल से भी देख लिए, बहुपद पहचानने सीख गए। अब सीखेंगे बहुपद होने की क्या क्या शर्त होनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोल रहे हैं? बहुपद होने का शर्त, बहुपद होने का शर्त क्या शर्त है बाबू? पहला शर्त, x का टर्म रूट में नहीं होना चाहिए। x का टर्म रूट में नहीं होना चाहिए। दूसरा, x का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। तीसरा, x का टर्म बट्टा में नहीं होना चाहिए। चौथा, x का पावर फ्रैक्शन में, x का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये 4 शर्तें हैं। ये 4 शर्त को अगर फॉलो करता है, इसमें से अगर कोई भी एक शर्त आ जाएगी तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं बहुपद होने के लिए ये चारों शर्त। आपसे एक एग्जाम्पल में लिखते हैं एक ठो, मान लो लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगर पूछे क्या ये बहुपद है, हम लोग गर्व से कह सकते हैं हाँ ये बहुपद है। क्यों है? क्योंकि यहां पे x का डिग्री क्या है? 2, और 2 क्या है? पूर्ण संख्या। यहां भी देखिए x का डिग्री क्या है? नहीं कुछ तो 1, ये भी पूर्ण संख्या है। इसमें भी x का डिग्री छुपा हुआ है, यहाँ पे x का डिग्री क्या है? 0, ये भी पूर्ण संख्या है, ये बहुपद है। अगर आपसे पूछ दूं कि बतलाइए, थोड़ा ऊपर मिटा लेते हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा। बात समझिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर इंटू 3x का पावर 1/2 प्लस 4, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 3x स्क्वायर 2√x प्लस 5। तीसरा एग्जाम्पल 5x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3√x माइनस 10। चौथा एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस 3x टू द पावर -1 प्लस 4। और लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x, 5x स्क्वायर प्लस 2, 3x स्क्वायर 5x टू द पावर 3/2 माइनस 5, 2x स्क्वायर माइनस 7x³
प्लस एक्स टू द पावर -5 प्लस 6। ध्यान दीजिएगा, हम लोग बहुपद होने की क्या क्या शर्त पढ़े हैं। एक्स का टर्म रूट में नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक्स का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। तीसरा, एक्स का टर्म बट्टा में नहीं होना चाहिए। चौथा, एक्स का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं। 2x² 3 इंटू 1/x प्लस 2। और देख लेते हैं 2x² माइनस 3x², 3x टू द पावर 3 प्लस 5। देखिए, मैंने यहां पे x लिखा ना। कोई जरूरत ना है कि हर एक बहुपद में x का ही टर्म हो। अगर वहां पे y का टर्म रहे तो बोलेंगे y का टर्म रूट में नहीं होना चाहिए। अगर बहुपद y के फॉर्म में दे दे, t के फॉर्म में दे दे, कुछ भी फॉर्म में दे दे, जैसे मान लीजिए ऐसे रहेगा 3t² माइनस 5t टू द पावर -1 प्लस 4। और ले लीजिए एग्जांपल 4y² माइनस 3 रूट y प्लस 2। आइए एक एक करके समझते हैं। क्या रूल लिखा है? x का टर्म रूट में नहीं होना चाहिए। पहला वाला पकड़िए, पहले इसको चेक कीजिए क्या ये बहुपद है कि नहीं है। तो पहला में क्या लिखा है? x का पावर 2 यहां पे है, x का पावर 1/2। 1/2 फ्रैक्शन इसी को बोलते हैं। 1/2, 3/2, 4/3, 5/2, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। तो हम लोग पढ़े कि x का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। यहां तो साफ साफ दिख रहा है कि x का पावर फ्रैक्शन में है। जब ये x का पावर फ्रैक्शन में है तो ये बहुपद नहीं है। दूसरा चेक कीजिए, यहां पे है x², यहां पे है √x। जैसे ही √x देखिए, हमारे दिमाग में आ गया कि x का टर्म रूट में नहीं होना चाहिए। यहां पे तो x का टर्म रूट में है, तो ये भी बहुपद नहीं है। तीसरा देखिए, यहां तक तो ठीक है, यहां पे आके देखिए, यहां पे दिख रहा है कि x का टर्म रूट में है। जैसे ही x का टर्म रूट में देखे तुरंत बोलेंगे ये बहुपद नहीं है। चौथा देखिए, यहां पे आइए, इसमें क्या लिखा है? x टू द पावर -1। हम लोग पढ़ चुके हैं x का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। यहां पे तो साफ साफ दिख रहा है कि x का पावर निगेटिव है। जैसे ही x का पावर निगेटिव देखे हम लोग बोलेंगे ये भी बहुपद नहीं है। नेक्स्ट आइए, इसको देखिए, x का पावर 2, x का पावर नहीं कुछ तो 1। यहां पे x का पावर 2 भी है, 1 भी है, यानी दोनों का पावर जो है एक पूर्ण संख्या है। जब पूर्ण संख्या में है तो ये बहुपद है, क्योंकि ये चारों शर्तों में किसी को वो फॉलो नहीं कर रहा है। देख लीजिए ध्यान से, इससे बिल्कुल हटके है। थोड़ा इसको देखिए, यहां पे x का पावर 2 है, इसमें नहीं कुछ तो x का पावर क्या है? 0 है, तो ये भी बहुपद है। इसको देखिए, इसको x का पावर 2, यहां पे x का पावर 3/2 दे दिया,
वो 3/2 क्या है, फ्रैक्शन में है। हम लोग जानते हैं बहुपद होने की शर्त, x का पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ये तो फ्रैक्शन दे दिया, ये बहुपद नहीं है। इसको देखिए, आइए यहां पे x का पावर निगेटिव है, x का पावर अगर निगेटिव हो ये भी बहुपद नहीं हो सकता है। इसमें देखिए, ये पार्ट पे आके x का टर्म बट्टा में है, और हम लोग पढ़े हैं अगर x का टर्म बट्टा में हो, बट्टा मतलब भागा, अगर x का टर्म बट्टा में हो तो वो बहुपद नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा है x का टर्म बट्टा में नहीं होना चाहिए। यहां पे तो दिख रहा है कि x का टर्म बट्टा में है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं हो सकता। इसको देखिए, ये तो शुरू में ही कट गया, क्योंकि x का पावर निगेटिव है, और x का पावर अगर निगेटिव हो तो ये कभी बहुपद नहीं हो सकता है। इसको देखिए, आइए यहां पे, ये बहुपद t के फॉर्म में है, तो t के फॉर्म में तो क्या दिक्कत है, हम बोलेंगे t का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, t का टर्म बट्टा में नहीं होना चाहिए, t का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्या जी बोलेंगे, t का टर्म रूट में नहीं होना चाहिए, बस काम खत्म है। आइए देखिए, यहां पे देखिए t का पावर लिखा है -1, क्या t का पावर -1 होने से ये बहुपद हो सकता है कि कभी नहीं, ये कभी भी बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद दे दिया है y के फॉर्म में, क्या दिक्कत है, हम बोलेंगे कि y का टर्म रूट में नहीं होना चाहिए, y का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, y का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, y का टर्म बट्टा में नहीं होना चाहिए। तो हम यहां देख रहे हैं कि y का टर्म रूट में है, और जब y का टर्म रूट में है तो ये कभी भी बहुपद नहीं हो सकता। बात समझ आई? बहुपद तभी हो सकता है जब x का टर्म रूट में नहीं होना चाहिए, दूसरा x का टर्म निगेटिव नहीं होना चाहिए, x का टर्म बट्टा में नहीं होना चाहिए, x का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आया तो वह कभी बहुपद नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अभी हम लोगों ने सीखा बहुपद कहते हैं किसको, और दूसरा बहुपद पहचानते हैं कैसे। अब सीखेंगे बहुपदों का वर्गीकरण, बहुपद कितने वर्गों में बटा है। आइए, सबसे पहला एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद कहते हैं किसको, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, जिसमें केवल एक पद हो, बोल दिए 5x 2y 3x² 5x3, इस तरह बहुत सारा है कि नहीं। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो उसे बोलते हैं एक पदी बहुपद। दूसरा द्विपदी बहुपद, कौन बड़ा बात है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लो 3x² + 2 5x + 3 2x + 5, इस प्रकार से बहुत सारा होगा। देखिए, प्रत्येक बहुपद में दो पद है ना, 5x + 3 2x + 5, तो प्रत्येक बहुपद में दो दो पद है। जिस बहुपद में दो पद हो उसे कहते हैं द्विपदी बहुपद। तीसरा क्या लिखा है, त्रिपदी बहुपद।
त्रिपदी बहुपद कहते हैं किसको? ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो उसको बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। जैसे समझिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। ध्यान दीजिए, इस बहुपद में कितना पद है? 1 पद, 2 पद, 3 पद। इसमें कितना पद है? 1 पद, 2 पद, 3 पद। जिस बहुपद में 3 पद हो उसको बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। चलिए आगे। चौथा है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद कहते हैं किसको? ऐसा बहुपद जिसका गुणांक यानी कोफिशिएंट शून्य हो उसको बोलते हैं शून्य बहुपद। ध्यान से समझिए, इसे लिख दिए एक्स स्क्वायर, ये एक बहुपद है। इस बहुपद का अगर कोफिशिएंट यानी गुणांक अगर इसको हम शून्य से गुणा कर दें तो ये कहलाएगा शून्य बहुपद। हम बोलेंगे एक्स क्यूब, अब गुणा कर दे इसको शून्य से तो होगा वो शून्य गुना कुछ भी शून्य, शून्य इंटू एक्स। ध्यान दीजिएगा, ये सब कहलाएगा शून्य बहुपद। ये सब क्या है? बहुपद है। और इस बहुपद में अगर हम शून्य से गुणा कर दें, जीरो से अगर हम गुणा कर देंगे तो वो कहलाएगा शून्य बहुपद। पांचवा है अचर बहुपद। अचर बहुपद कहते हैं किसको? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो और वह पद कोई वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या बोले तो 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 √1 √2 √3 √4 कुछ भी, यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो और वो भी पद कैसा? वह कोई ना कोई वास्तविक संख्या हो। जैसे 1 2 3 4 -1 -2 0, आइए ना आगे, √3 √5 ETC, इस तरह कुछ भी। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो और वो भी पद कैसा हो? कोई वास्तविक संख्या हो। अगर कोई वास्तविक संख्या है तो वह कहलाएगा अचर बहुपद। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, आइए ध्यान दीजिए। पहला एक घातीय बहुपद, दूसरा द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद कहते हैं किसको? ऐसा बहुपद जिसका घात एक हो, जिसका घात एक हो वह कहलाता है एक घातीय बहुपद। इसे एग्जांपल लेते हैं, x + 2। इस बहुपद को देखिए, x का घात देखना है। अगर बहुपद x में है तो x का घात देखना है, y में है तो y का घात देखना है, z में है तो z का घात देखना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x का घात नहीं कुछ तो 1 है कि नहीं? हाँ है, तो ये कहलाता है एक घातीय बहुपद। केवल लिख देंगे x, यह भी बहुपद है। कैसा बहुपद है? एक घातीय बहुपद है, क्योंकि तो इसका घात नहीं कुछ तो 1 है कि नहीं? हाँ है। आइए, x - 2 यह कैसा बहुपद है? यह भी एक घातीय बहुपद है। x का घात कितना है? 1। ध्यान दीजिएगा बाबू, 1 लिखते नहीं है, समझ आइए केवल। द्विघातीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो
उसको कहते हैं द्विघातीय बहुपद। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10, ये कहलाता है द्विघातीय बहुपद। यहां पे देखिए x का घात कितना है 2, यहाँ पे x का घात कितना है नहीं कुछ तो 1। तो आप लोग सोचते होंगे सर इसमें x का घात 2 भी है और x का घात 1 भी है, तो आप इसको द्विघातीय बहुपद कह रहे हैं, 1 घातीय क्यों ना कह रहे हैं। अच्छा एक बात और, यहाँ पे 2 है तो 2 में तो x का पावर 0 भी है कि नहीं, तो आप इसको द्विघातीय बहुपद क्यों कह रहे हैं। इसको द्विघातीय बहुपद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग जब घात चेक करते हैं ना तो मैक्सिमम पावर को चेक करते हैं, यानी जिसका पावर सबसे बड़ा हो उस बहुपद का नाम वही डाला जाता है। एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए एक व्यक्ति के पास, अगर कोई व्यक्ति लाखपति है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लखपतिया बोलते हैं। अगर वही व्यक्ति कुछ दिनों के बाद करोड़पति बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे, उसको करोड़पतिया बोलेंगे, नो कि उसको हम लखपतिया बोलेंगे, क्योंकि लाखपति से करोड़पति का वैल्यू ज्यादा होता है। जिसका वैल्यू ज्यादा होता है उसको उसी नाम से कोऑर्डिनेट किया जाता है कि नहीं। उसको हम लोग लाखपति बोलना भूल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, करोड़पति। अगर मान लो कि वह व्यक्ति कुछ दिन के बाद अरबपति बन गया तो उसको क्या बोलेंगे, फिर उसको अरबपतिया बोलेंगे, है कि नहीं। फिर उसको लखपतिया और करोड़पतिया बोलना भूल जाएंगे, फिर उसका नाम क्या हो जाएगा, अरबपतिया, और उसको अरबपति बोलेंगे। तो जैसे जैसे उसका वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे छोटे वाला वैल्यू का मान खत्म हो जाता है, यानी बड़ा वैल्यू को देख करके उसको इंडिकेट करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे x का पावर 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, तो सबसे बड़ा पावर जो होगा उस बहुपद को उसी नाम से माना जाएगा। इसमें बड़ा पावर 2 है तो ये द्विघात बहुपद है। आगे देखिए त्रिघात बहुपद, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और देखिए 3x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ध्यान दीजिए यहाँ पे x का पावर 3 भी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नहीं कुछ तो 0 है। तो आप इसको क्या पढ़िएगा, आप इसको पढ़िएगा त्रिघात बहुपद। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर के नाम से इसको जाना जाएगा, क्योंकि इसका x का मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा, द्विघात और 1 घात नहीं। एक बात और याद रखिएगा, एक घातीय बहुपद का एक नाम और है रैखिक बहुपद। इसको क्या बोलते हैं, इसको एक नाम से और बोलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद बाबू, एक घातीय बहुपद का एक नाम और क्या है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद बोले या एक घातीय बहुपद बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। चौथा क्या है, चतुर्थ घातीय बहुपद, जिसका घात 4 हो। लीजिए लिख दिए, और लिखिए 4 प्लस 3x का 3x³ 2x स्क्वायर माइनस 1। ध्यान दीजिए इस बहुपद में x का मैक्सिमम पावर 4 है, इसलिए ये चतुर्थ घातीय बहुपद है। इस बहुपद में भी x का मैक्सिमम पावर 4 है, तो ये कहलाएगा चतुर्थ घातीय बहुपद। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद
और त्रिघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो मानक रूप। चलिए ध्यान दीजिए, मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बोलिए या इसी का नाम है एक घातीय, एक घातीय बहुपद। रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ध्यान दीजिएगा, रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म, रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी। क्या होता है? ax प्लस बी, यानी x का डिग्री हमेशा 1 होना चाहिए, क्योंकि इसका नाम एक घातीय है और जिसका घात एक और केवल एक हो। चलिए ध्यान दीजिएगा। दूसरा आता है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये द्विघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें x स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं और कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। तीसरा त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये त्रिघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसको आपको याद रखनी है, ध्यान दीजिएगा एकदम, क्योंकि द्विघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म, त्रिघातीय बहुपद और रैखिक बहुपद, ये तीनों का स्टैंडर्ड फॉर्म एग्जाम में बहुतों बार पूछता है। त्रिघातीय बहुपद में एक्स क्यू का कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बी बोलते हैं और कांस्टेंट टर्म को सी, नहीं, एक्स के कोफिशिएंट को सी बोलते हैं और कांस्टेंट टर्म को डी बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा, एक्स क्यू के कोफिशिएंट को ए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बी, एक्स के कोफिशिएंट को सी और कांस्टेंट टर्म को डी बोलते हैं। द्विघात बहुपद में एक रिलेशन आता है। क्या रिलेशन आता है? मान लीजिए कि इस द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ये एक द्विघात बहुपद है। इसको अगर हम सॉल्व किए तो इसका x का 2 मान निकलेगा, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है, रैखिक बहुपद में 1 शून्यक होता है और त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होता है। शून्यक बोले तो x का वैल्यू, जब रैखिक बहुपद को सॉल्व कीजिएगा तो x का एक वैल्यू देगा, कुछ भी जो भी आ जाए, 2 3 4 5। द्विघात बहुपद को सॉल्व कीजिएगा तो द्विघात बहुपद x का 2 वैल्यू देगा। त्रिघात बहुपद को सॉल्व कीजिएगा तो x का 3 वैल्यू देगा। मतलब रैखिक बहुपद में 1 शून्यक होता है, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है और त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होता है। आपको एग्जाम में पूछेगा द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो आंसर मारेंगे 2। अगर पूछेगा कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो आंसर मारेंगे 3। अगर पूछ दे कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो आंसर मारेंगे 1।
एकदम नोट रखिएगा दिमाग में, ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये एक द्विघात बहुपद है, इसको हम सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद मान लीजिए इसका दो ठो शून्यक निकला, इसका शून्यक मान लो निकल गया एक्स का दो वैल्यू, एक वैल्यू अल्फा और दूसरा वैल्यू बीटा निकल गया। अगर इसका दो शून्यक पता चल गया तो इसके बीच एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए के बराबर होता है। ये माइनस बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये बात हमेशा याद रखिएगा, अगर द्विघात बहुपद का दो शून्यक पता हो, एक शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा, तो ये दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए, यानी शून्यकों का गुणनफल सी मतलब ये कांस्टेंट, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यानी अगर द्विघात बहुपद का दो शून्यक मालूम हो, अल्फा और बीटा, तो उसके बीच रिलेशन क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। ये बात हमेशा याद रखिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर बहुपद त्रिघात है, मान लीजिए क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर त्रिघात बहुपद है तो 100% है इसमें तीन शून्यक निकलेगा। त्रिघात बहुपद में तीन शून्यक निकलेगा। मान लीजिए कि इसका शून्यक आपको मिल गया है अल्फा, बीटा और गामा। अगर आपको पता चल जाए कि इस बहुपद का तीन शून्यक है, तो इसके बीच रिलेशन क्या क्या होता है सो समझिए। रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बट्टा ए, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यकों का योग माइनस बी बट्टा ए। माइनस बी क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए क्या है? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। और दूसरा रिलेशन होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसके बीच रिलेशन होता है सी बट्टा ए। क्या होता है? सी बट्टा ए। इसको पढ़ेंगे कैसे? दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योग बराबर सी बट्टा है। सी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। और इसमें तीसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बट्टा ए। माइनस डी बट्टा ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस डी बट्टा ए के बराबर होता है। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे द्विघात बहुपद या रैखिक बहुपद के आलेख के बारे में। आइए सीखते हैं। क्या सीखेंगे? आलेख के बारे में। आलेख, आलेख बोले तो ग्राफ। रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, इसके बारे में सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। रैखिक बहुपद
रैखिक बहुपद बोले या एक घातीय बहुपद बोले, दोनों का मतलब सेम होता है, याद रखिएगा। रैखिक बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होता है, एक सरल रेखा होता है। सरल रेखा बोले तो एक सीधी रेखा। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कुछ ऐसे, एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, और एक ग्राफ, एक लाइन खींच दिया इसे। ये जो लाइन है एक सीधी रेखा है, तो ये कहलाएगा ग्राफ किसका? यह कहलाएगा रैखिक बहुपद का ग्राफ। और देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक लाइन खींच दिए कुछ ऐसे। ये तो एक्सिस है, इस पर जो लाइन खींचे रेखा, क्या ये सरल रेखा है? सरल बोले तो एक सीधी रेखा। अगर सीधी रेखा है तो ये कहलाता है ग्राफ किसका? रैखिक बहुपद का ग्राफ। और देखिए, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसे है। क्या ये जो ग्राफ खींचे हैं एक सरल रेखा नहीं है क्या? हाँ है। जब ये ग्राफ एक सरल रेखा है तो ये कहलाएगा रैखिक बहुपद का ग्राफ। आइए दूसरा सीखते हैं। द्विघात, द्विघात बहुपद का ग्राफ, ग्राफ बोले तो आलेख। द्विघात बहुपद का आलेख एक अपवाद, अपवाद यू, ध्यान दीजिएगा, यूपी डब्ल्यू ए आर डी, अपवाद या डाउनवार्ड, डाउनवार्ड। द्विघात बहुपद का आलेख एक अपवाद या डाउनवार्ड परवलय होता है, परवलय होता है। ध्यान से समझिए, द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है ना, या तो अपवाद या तो डाउनवार्ड परवलय। परवलय बोले तो पाराबोला। पाराबोला चार टाइप का होता है, ध्यान दीजिएगा बाबू। एक पाराबोला होता है अपवार्ड पाराबोला, कुछ ऐसे रहता है। दूसरा होता है डाउनवार्ड पाराबोला। तीसरा होता है राइट हैंडेड पाराबोला। चौथा होता है लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। ये चार प्रकार का पाराबोला होता है। लेकिन ध्यान से देखिए बाबू, इसको बोलते हैं अपवार्ड पाराबोला, ये डाउनवार्ड पाराबोला, ये राइट हैंडेड पाराबोला, ये लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। तो आपको इसमें क्या बोला गया है? द्विघात बहुपद का जो आलेख होगा या तो अपवार्ड पाराबोला होगा या तो डाउनवार्ड पाराबोला होगा। राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड पाराबोला कभी नहीं हो सकता है। अगर ऐसा दिखे तो वह द्विघात बहुपद नहीं होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको हम यहां पे नोट कर देते हैं। अपवार्ड ऊपर की तरफ, डाउनवार्ड नीचे की तरफ, यही दो ठो पाराबोला होगा, या तो अपवार्ड होगा या तो डाउनवार्ड होगा। राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड की जरूरत आपको नहीं है। अगर वैसा दिख जाए तो साफ साफ बोल देंगे ये द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। आइए ध्यान दीजिए, ग्राफ खींचते हैं, समझिएगा। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश।
अगर मैं खींच दूं एक ग्राफ ऐसे, दूसरा एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, अगर मैं खींच दूं एक ग्राफ ऐसे, अगर मैं खींच दूं कुछ ऐसे, ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद का आलेख क्या होता है? या तो अपवार्ड पाराबोला या तो डाउनवार्ड पाराबोला। ध्यान से देखिए, क्या ये द्विघात बहुपद का आलेख है? हाँ है, क्योंकि इसका आलेख एक अपवार्ड पाराबोला है। इसको देखिए, क्या ये द्विघात बहुपद का आलेख है? हाँ है, क्योंकि इसका आलेख एक डाउनवार्ड पाराबोला है। ये है, ये भी है, तो इसका आलेख एक अपवार्ड पाराबोला है। इसको देखिए, क्या ये ग्राफ द्विघात बहुपद का आलेख है? ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका आलेख कैसा है? एक राइट हैंडेड पाराबोला है, और राइट हैंडेड पाराबोला कभी भी द्विघात बहुपद का आलेख नहीं हो सकता है। इसीलिए इसको काट दीजिए, कटमुटी कर दीजिए, ये नहीं है। इसको देखिए, क्या ये द्विघात बहुपद का आलेख है? हाँ है, क्योंकि इसका ग्राफ डाउनवर्ड पाराबोला है। तो ये चार आलेख द्विघात बहुपद का आलेख है, लेकिन ये द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। नोट कीजिए। अब हम लोग सीखेंगे किसी भी आलेख को देखकर कैसे बताएंगे कि उस आलेख में शून्यकों की संख्या कितनी है। तो ध्यान दीजिए, जिस आलेख का शून्यकों की संख्या निकालना हो, उस आलेख को गौर से देखिएगा, और गौर से ये देखिएगा कि वो आलेख एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। कोई भी आलेख एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, उसमें शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। ध्यान सुनिएगा, यहां पे नोट कर देते हैं, एक बात नोट रखिएगा, कोई भी आलेख एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष को जितनी बार कट करेगा, उस आलेख में शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। अगर आलेख 3 बार कट किया तो शून्यकों की संख्या 3, आलेख 4 बार कट किया शून्यकों की संख्या 4, एक भी बार कटने किया तो शून्यकों की संख्या 0। आइए देखते हैं, इसे एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लो ये ग्राफ कुछ खींच दिए, ऐसे खींच दिए। अगर आपसे पूछ बैठे इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी है, तो हम लोग क्या चेक करेंगे? ये ग्राफ
एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया। वाई एक्सिस को कट करे ना करे मतलब नहीं है, हमको मतलब है केवल ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया। जितना बार ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट किया होगा इसमें शून्यकों की संख्या उतनी होगी। तो गौर कीजिए, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया, एक यहां और एक यहां, इसलिए इसमें शून्य हो जाएगा 2। आगे देखिए, आइए ग्राफ कुछ ऐसे बनाते हैं। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। इस ग्राफ को देखकर बतलाइए कि इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। हम लोग क्या चेक करते हैं, ये ग्राफ एक्स एक्स को यानी एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है। जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो गौर कीजिएगा, देख रहे हैं यहां पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यहां भी कट कर रहा है और यहां भी कट कर रहा है। तो इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी, 3, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। और देखिए, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। चलिए, ये एक ग्राफ है, बताइए इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। हम देख रहे हैं ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही बिंदु पर कट किया, वाई एक्सिस को कट करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है एक्स एक्सिस से कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट किया, एक पॉइंट पे कट किया तो शून्यकों की संख्या होगी 1, है ना। इसको नोट कीजिए। अब डायरेक्ट चलेंगे एक्सरसाइज 2.1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, इसमें बोला गया है किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब एक सिंपल सी बात है, ये जो ग्राफ आपको दे दिया, इस ग्राफ को देखकर आपको बतलाना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो सिंपल सी बात, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उसमें शून्यकों की संख्या उतनी होगी। वाई एक्सिस को कट करे या ना करे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आइए देखते हैं, इस ग्राफ को देखिए, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। जब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, कुछ नहीं तो होगी 0। शून्य क्या होंगे इसका, 0। इसमें देखिए, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है, मात्र एक बार कट कर रहा है तो शून्यकों की संख्या होगा 1। शून्य कितने होगा बाबू, इसमें 1 होगा। इसमें देखिए इस ग्राफ को, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 बार। केवल एक्स एक्सिस को देखना है, वाई को तो देखना ही नहीं है। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है तो इसका शून्यक होगा 3, इसमें 3 शून्यक होगा। ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ को देखो, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, इसलिए इसका शून्यक होगा 2। इसमें कितना शून्यक होगा बाबू, 2। इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 4 बार, 1 2 3 4। जब कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करे उसमें शून्यकों की संख्या उतनी होती है। तो इसमें शून्यक की संख्या हो जाएगी 4। के ठो शून्यक होगा, 4 ठो शून्यक होगा। ध्यान दीजिएगा,
इस ग्राफ को देखिए, एक्स एक्स को एक बार, दो जगह और तीन जगह। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को तीन जगह कट कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या होगी 3। इसका शून्यक क्या होगा बाबू? 3 ठो होगा, शून्यक होगा इसका 3। नोट कीजिए। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 2.1 अब समाप्त हो चुका है। मैं आशा करता हूं मैंने जितना भी इस टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, आपको हर एक चीज़ अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर फिर भी नहीं आई होगी तो एक बार मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस टॉपिक को फिर से बेहतर ढंग से बताने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ जय हिंद।